तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें अरबों साल, जी हाँ, अरबों साल पीछे ले जाएगा। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक आखिर उस दुनिया का नक्शा बनाते कैसे हैं जो अब है ही नहीं। तो सवाल ये है कि पैंजिया के बारे में तो हम सबने सुना है ना? पर उससे पहले क्या था? मतलब एक ऐसी दुनिया का नक्शा कैसे बनाया जा सकता है जिसका कोई वजूद ही नहीं बचा? ये सफर ना बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा होने वाला है। हम चट्टानों और समंदर में छुपे छोटे-छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाने वाले हैं। अच्छा, इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमें बताती है कि हम कितने विशाल, कितने बड़े समय की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, इस लाइन का हर एक पिक्सल, बस एक छोटा सा डॉट, 30 लाख साल के बराबर है। और पूरी की पूरी मानव सभ्यता, वो तो इस एक पिक्सल के भी एक छोटे से, बहुत छोटे से हिस्से में सिमट कर रह जाती है। कमाल है ना? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आइडिया से जिसे शुरू में लोगों ने पागलपन समझा। एक ऐसा विचार कि हमारे महाद्वीप, ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े असल में स्थिर हैं ही नहीं, वो तो लगातार चल रहे हैं, गति में हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग तो बिल्कुल सादा था। सदियों पहले ही नक्शा बनाने वालों ने ये गौर किया था कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किनारे एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं मानो किसी जिगसॉ पजल के दो टुकड़े हों, बिल्कुल परफेक्ट फिट। फिर 1910 के दशक में आए अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि अगर इन महाद्वीपों को एक पहेली की तरह वापस जोड़ दें तो न सिर्फ उनके किनारे मिलते हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिले जीवाश्मों और पहाड़ों के पैटर्न भी एकदम सटीक बैठते हैं। पर उस वक्त के वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब दशकों तक लोग इसे एक परिकथा कहते रहे। इसकी एक वजह यह भी थी कि वेगेनर असल में एक मौसम विज्ञानी थे। जियोलॉजी के फील्ड में उन्हें एक बाहरी आदमी की तरह देखा गया, तो लोगों ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो ही नहीं दी। देखिए, वेगनर का आइडिया तो क्रांतिकारी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सवाल था, आखिर ये महाद्वीप चलते कैसे हैं? कौन सी ताकत इन्हें हिला रही है? और बस इसी एक भरोसेमंद मैकेनिज्म की कमी की वजह से उनके सिद्धांत को दशकों तक नजरअंदाज किया जाता रहा। तो अब कहानी में एंट्री होती है 20वीं सदी के मध्य की। एक ऐसा दौर जहां नई टेक्नोलॉजी ने आखिरकार वो सबूत सामने ला दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हां, वही सबूत जिसकी वेगनर को हमेशा से तलाश थी। और ये कहानी है मैरी थाप की, एक कमाल की वैज्ञानिक जिन्होंने सालों तक समंदर के नीचे का डेटा स्टडी किया। जब उन्होंने अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी दरार, एक घाटी का पता लगाया, तो पता है क्या हुआ? उनके सुपरवाइजर ने इसे लड़कियों वाली बातें कहकर खारिज कर दिया। लेकिन मैरी ने हार नहीं मानी और उनकी इसी जिद ने, इसी खोज ने जियोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। और यहीं से कहानी का हीरो बनता है एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली मिनरल, मैग्नेटाइट। ये एक ऐसा खनिज है जिसमें लोहा होता है और ये एक छोटे से कंपास की तरह काम करता है। और यही वो चाबी साबित हुआ जिसने महाद्वीपों की गति के पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। तो होता क्या है ये समझिए, जब समंदर के बीच में लावा ठंडा होकर नई चट्टान बनाता है तो उसमें मौजूद ये मैग्नेटाइट के कण, ये छोटे छोटे कंपास, उस समय के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करते हुए जम जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स समय समय पर पलटते रहते हैं। इससे हुआ ये कि समंदर की जमीन पर एक सिमेट्रिकल, एक परफेक्ट मैग्नेटिक बारकोड सा बन गया। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि समुद्र तल एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह दोनों तरफ फैल रहा है। ठीक है, तो अब ये तो साबित हो गया कि समुद्र तल फैल रहा है, लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। समंदर का तल तो लगातार बनता और नष्ट होता रहता है, मतलब रिसाइकिल होता है। तो फिर हम समय में और पीछे कैसे जाएं? पेंजिया से भी पहले का इतिहास कैसे जानें? जवाब छिपा है खुद महाद्वीपों में। इनकी चट्टानें समंदर के तल के मुकाबले बहुत बहुत पुरानी हैं और वैज्ञानिक इसी में छिपे सुरागों को पढ़ने के लिए एक खास तरह की टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आज का जो कनाडा है, वहां वैज्ञानिकों को गर्म पानी में रहने वाले मूंगों के जीवाश्म मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि कनाडा कभी भूमध्य रेखा के पास गर्म इलाके में था। और ठीक इसके उलट मोरक्को में ठंडे पानी वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं, जो इशारा करते हैं कि वो कभी दक्षिणी ध्रुव के पास रहा होगा।
और सिर्फ इतना ही नहीं, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पहाड़ आज हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो असल में एक ही चीज से बने थे और एक ही समय पर पके थे। मतलब वो कभी एक ही विशाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा रहे होंगे, जो महाद्वीपों के अलग होने पर टूट गई। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस कहानी के सबसे सबसे रोमांचक हिस्से पर। अब हम उन खोए हुए सुपर कॉन्टिनेंट्स की दुनिया की सैर करेंगे, जो पैंजिया से भी करोड़ों साल पहले मौजूद थे। चलिए समय में पीछे चलते हैं। कितना पीछे? लगभग 77 करोड़ साल। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब पृथ्वी पर रोडिनिया नाम का एक विशाल प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, कि हम इतनी पुरानी, इतनी प्राचीन दुनिया का नक्शा कैसे बना सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इसका हर एक सबूत हमारी चट्टानों में ही दर्ज है। बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। और सबूत भी कोई ऐसा वैसा नहीं। एक हैरान कर देने वाला सबूत मिलता है ग्रैंड कैनियन और तस्मानिया की चट्टानों में। ये दोनों जगहें आज दुनिया के दो अलग अलग कोनों में हैं, पर इनकी चट्टानों की परतें एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती हैं। ये इस बात का ठोस सबूत है कि ये दोनों कभी रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट पर मौजूद एक ही उथले समुद्र का हिस्सा थे। और ये सिर्फ रोडिनिया की कहानी नहीं है, ये तो एक चक्र है, एक साइकिल जो अरबों सालों से चली आ रही है। सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, टूटते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, प्राचीन कनाडा का एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और करोड़ों साल का सफर तय करके आज के ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बन गया। कमाल की बात है ये। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक ऐसे ग्रह पर रहने का क्या मायने है जो कभी एक जैसा रहता ही नहीं, जो लगातार बदल रहा है? अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें तो एक बात साफ है, ये हमेशा से बदलती रही है। मतलब हम किसी शांत स्थिर ग्रह पर नहीं रहते। हम एक डायनामिक, एक जीती जागती दुनिया का हिस्सा है जो हर पल अपना आकार बदल रही है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है, ये जो टेक्टोनिक्स है, ये सिर्फ जीवन की कहानी का बैकग्राउंड नहीं है। पृथ्वी सिर्फ वो स्टेज नहीं है जिस पर जिंदगी का नाटक चल रहा है, नहीं। पृथ्वी खुद इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है। इसी ने उथले समुद्र बनाए जहां पहले जीव पैदा हुए, और इसी ने महाद्वीपों को तोड़कर नई जगहें बनाई जिससे जीवन का विकास हुआ। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये एक अनुमान है कि आज से 80 लाख साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिख सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे इस ग्रह का भविष्य क्या होगा? ये महाद्वीप अपनी अगली यात्रा पर आखिर कहाँ जाएंगे?